तो हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने एटम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था कि कैसे कैसे एटम से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, पूरे की इन्वायरमेंट में मॉलिक्यूल्स डिजाइन करने के लिए। और एटम्स हमारे पास लगभग कितनी है, 92 हैं, जिनके लिए हम स्टडी करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि कैसे एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसको कि गीगर और मार्सेडन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करा था, जिससे उनको पता चला कि कैसे एक जगह पर पूरा का पूरा एटम का ज्यादातर पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, और सिर्फ एक ही पॉइंट जगह पर, कहाँ पर, जहाँ पर सारा का सारा मास कंसंट्रेट है, उसको बोला उन्होंने न्यूक्लियस। अब जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स की ट्रेजेक्ट्री को भी हम लोगों ने स्टडी करा था, उससे कि हमें कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करना है। तो क्या, तो पहले एक अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को समझ लेते हैं। तो ये कोई भी एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीचों बीच में क्या होगा, ये पूरा का पूरा एटम है, और एटम के बीचों बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब जब कोई पार्टिकल इसके पास गए, कौन, अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल्स का कुछ देखने में हमें ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा मिला। कुछ पार्टिकल्स जाने के बाद यहाँ से सीधे निकल गए, कुछ यहाँ से गए, ऐसे मूवमेंट हुआ, कुछ यहाँ तक आए तो यहाँ से ऐसे टर्न हो गए, कुछ यहाँ पर आने के बाद 90 डिग्री पे मुड़ गए, और कुछ का ऐसा था, सिर्फ बहुत सारे पार्टिकल्स में से, कि जो यहाँ तक गया और फिर जाने के बाद उसी पाथ में वापस आ गया। समझ पा रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक एटम है। और एटम कौन सा, गोल्ड फॉइल पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो गोल्ड फॉइल में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो यहाँ पर देखने को क्या मिला, कि जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी गई तो अल्फा पार्टिकल में हमें जो कंक्लूजन मिले थे कि कुछ अलग अलग तरह के एंगल्स पे स्कैटर्ड हो गए। तो इसके साथ जो ये पाथ है, यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है इसका इसका इसको बोलते हैं थीटा। और यहाँ पर जो थीटा एंगल है इसको बोलते हैं थीटा। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अभी जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, ये अलग अलग अल्फा पार्टिकल जो भी गए यहाँ से, तो उनका अलग अलग बना। सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ से गया उसी पाथ में वापस आ गया। तो ऐसे क्यों हुआ, यही कंक्लूजन हमें समझना है कि इसमें इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादातर पार्ट कैसा था, एम्प्टी था, लेकिन इसकी चारों तरफ यहाँ पर एक जगह पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड था, और जिसको बोला गया न्यूक्लियस। क्या कहेगा, न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहा गया। और साथ ही साथ इस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक डिस्टेंस होता है, जहां तक ये क्या करे, जहां तक एक इसका सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको कहते हैं आर नॉट। क्या कहते हैं, आर नॉट। और आर नॉट को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब कोई अल्फा पार्टिकल इसके पास जाएगा और पास जाने के बाद टकरा के वापस आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा इसके न्यूक्लियस पे, क्योंकि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ का रीजन कैसा होगा, आर नॉट रेडियस का होगा। साथ ही साथ इसके पास भी होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव कितना, +2e। एक अल्फा पार्टिकल जो है उस पर +2e पॉजिटिव चार्ज होता है, +2e। और इसका जो न्यूक्लियस है उसके पास होता है Ze। Ze का मतलब, जेड जो होता है वो एक एटॉमिक नंबर होता है। जैसे आप कहीं पर कोई भी एलिमेंट लिखें, यहाँ पे x लिखा तो यहाँ लिखेंगे z, और यहाँ के लिखेंगे e। जैसे कार्बन है तो कार्बन का यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आएगा, 12। तो 6 क्या हो गया, उसका एटॉमिक नंबर है, और 12 क्या हो गया, एटॉमिक मास। समझ गए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं वो तो कौन सा है, गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जब ये यहाँ पे जाने जाएगा तो इस पे टकरा के वापस आएगा, क्योंकि दोनों के पास नेचर कैसा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करता है, रिपल, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पे जो रिपल्सन फोर्स हो लगेगा तो वो इस डिस्टेंस पे लगेगा, जिसको बोलेंगे आर नॉट, और आर नॉट को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दूसरा पॉइंट, अब ये पार्टिकल यहां से गया तो ये थोड़ा सा इतने यहां से न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पे था, ये कुछ अलग डिस्टेंस पे था, ये अलग डिस्टेंस पे था, तो ये अलग डिस्टेंस पे था।
यहाँ से अगर हम माने तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे थे। जैसे अलग अलग पार्टिकल गया तो न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस क्या है, ये इनको बोला जाता है। इस गैप को, दो पैरेलल जो अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड बी। इसको क्या बोलते हैं, बी। ये रेडियस की इक्विवेलेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसको बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर, दो अल्फा पार्टिकल्स गए, ये भी गया ये भी गया, मतलब ये पहला वन, ये अल्फा पार्टिकल जो है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो पहला वाला गया और ये कहां मुड़ गया, उधर। दूसरा वाला गया तो ये सीधे निकल गया, तीसरा वाला गया ऐसे गया, फिर यहां मुड़ गया। तो इन दोनों के बीच का जो स्कैटरिंग एंगल के साथ साथ ये जो बी डिस्टेंस है दोनों पाथ के बीच का, वो चेंज हो रहा है। एक यहां से जाने के बाद इधर मुड़ गया और एक यहां से जाने के बाद इतना 90 डिग्री पे मुड़ गया, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। उसको बोला जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो दो चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ते हैं और यही ट्रेजेक्टरी के अंदर हमें कंक्लूजन मिलते हैं। और मेन चीज क्या है कि बीचों बीच में जो सेंटर्ड पार्ट है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड है, सारा का सारा मास एक ही जगह पे रहता है, इसका एटम का, और उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो इन दोनों लाइन को लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इसके बारे में, इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में। तो सबसे पहले इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ नीचे से, तो इसी को लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, इम्पैक्ट पैरामीटर। impact parameter impact parameter is perpendicular distance is perpendicular distance is a perpendicular distance इसके बीच का, between two direction, between direction of alpha particle, between direction of alpha particle, direction of alpha particle and center of nucleus, and center of nucleus, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। और किससे डिनोट करते हैं इसको, बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी सेंटर से लेकर इसका डिस्टेंस अलग होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अलग होगा, इसके बीच का डिस्टेंस अलग होगा, तो अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स का अलग अलग डिस्टेंस होगा, ठीक, और उसको बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। एंड द सेकंड वन इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए इसको डी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल, distance of closest approach for an alpha particle, कहां तक, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक कोई अल्फा पार्टिकल जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, टकरा के वापस आ जाएगा उस रीजन से। अल्फा पार्टिकल इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एंड is the distance between is the distance between is the distance between is the distance between center of nucleus and center of nucleus and center of nucleus, और दूसरा कौन सा, and the particle where it stops, and where the particle stops। जैसे पार्टिकल यहां से पहुंचेगा तो जैसे इसका फील्ड है उसको मिल जाएगा, तो पार्टिकल वहां स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होने के बाद इधर उधर टकरा चले जाएगा अलग अलग डिफरेंट एंगल्स में, स्टॉप एंड रिटर्न बैक, एंड रिटर्न
बैक, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसी लाइन में लगेगा अल्फा पार्टिकल का, लेकिन इंपैक्ट पैरामीटर कहां से लगेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। मतलब कि ये अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे जा रहा है, सेंटर से कितना डिस्टेंस है इसका, इसलिए ये इंपैक्ट पैरामीटर होंगे इसके अलग अलग लाइनों के इंपैक्ट पैरामीटर, B1 B2 B3, ये चेंजेस होंगे, ठीक है। और इनसे इस क्लोजेस्ट अप्रोच के बेसिस पे हमें पता चलता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। तो इसका यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि द डिस्टेंस गिव्स दिस डिस्टेंस गिव्स दिस डिस्टेंस गिव्स इसके बारे में साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस के साइज के बारे में पता चलेगा, क्योंकि अगर क्लोरीन है या फिर आयोडीन है या फिर कार्बन है तो उनके न्यूक्लियस के साइज डिफरेंट होंगे। वो कैसे पता चलेगा? इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से। लेकिन इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से निकाला भी, कैलकुलेट करा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। तो रदरफोर्ड रदरफोर्ड कौन थे? रदरफोर्ड ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियस के बारे में आइडेंटिफाई करा था, ठीक है। तो प्रोटॉन्स के बारे में और एटॉम के प्रिंसिपल्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया था। तो रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे फिर हम उस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को निकाल सकते हैं कि कोई भी जो डिस्टेंस है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, और बीचों बीच में कौन सा पार्ट है? सेंटर्ड पार्ट में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? प्लस जेड ई। इस पे कितना चार्ज होगा? प्लस जेड ई। इस पे कितना होगा? इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, इस माइनस इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? कूलॉम फोर्स। कूलॉम मतलब जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो r, ठीक है। तो ये r डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक, यहाँ से। तो इसके लिए कूलॉम फोर्स क्या लगता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज Q1 Q2 जेड ई और इंटू ई और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये कूलॉम फोर्स है इन दोनों के बीच का। काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें तो इसके पास रोटेट करने के लिए काइनेटिक जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो कितना होगा काइनेटिक एनर्जी? बताइए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम के से डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ mv²। लेकिन यही जो एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई, और ई उस वाले पार्ट तक ही रिवॉल्व कर पाएगा जिसको हम बोलेंगे स्मॉल डी डिस्टेंस तक। स्मॉल डी डिस्टेंस कहो या फिर आर डिस्टेंस कह लो। तो डी या आर जो डिस्टेंस होगी वो दोनों के पार्टिकल के बीच का क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे यहां से डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई अपॉन के। ये डी निकल जाएगा यहां से, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। अब ये सोच रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने इसके टर्म्स में कैसे लिखा, क्योंकि जब दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच पे लगने वाला जो एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ये अल्फा पार्टिकल गया, इसके पास कितना चार्ज है? 2e। तो 2e जब इसके पास जाएगा तो यहाँ तक पहुंचने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और इसके चारों तरफ इसका चार्ज होता है प्लस जेडी, तो ये इसको अपोज करेगा। तो वहां इतनी डिस्टेंस को हम बोलेंगे ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डी बोलें या आर नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, डी को या आर नॉट। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला निकल जाएगा यहां से, ठीक है। एक चीज और इसमें, जब हम हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो उनके जो ऑर्बिट होंगे उसके लिए भी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट
अब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, तो इनकी ऑर्बिट्स के बारे में रदरफोर्ड का थोड़ा सा जो कंक्लूजन था वो फेल कैसे हो गई। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं वो धीरे 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 रिवॉल्व करने के बाद उनकी एनर्जी लूज हो जाती है, लॉस हो जाती है। और जब वो एनर्जी लॉस होता है तो स्पाइरली मूव करते हैं और कहाँ गिर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रॉन गिरते नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन अपने अपनी ऑर्बिट्स में मोशन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो मूव कराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ से जो कि फोर्स मिलता है, एक तो ये फोर्स मिलता है कूलॉम फोर्स, साथ ही साथ अगर ये इस तरह से घूम रहा है सर्कुलर पाथ में तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर होने के साथ साथ इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही वाला फॉर्मूला जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। आर से आर एडजस्ट हो गया, यहां से आर हमें कैलकुलेट करके मिल जाएगा, आर ऊपर भेज दो, आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई कितना होगा, ई स्क्वायर और एम बी स्क्वायर नीचे, इसको बोलेंगे रेडियस, काफी इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट दिया गया फॉर किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू होता है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ये आर निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर। इन इक्वेशंस को ध्यान रखना है अभी हमें। आर ये कौन सा है, रेडियस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका रेडियस इतना होना चाहिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, और ई स्क्वायर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव करेगा। अब यहां से आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हैव अ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैव अ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर इसी फॉर्मूले में देखो ऊपर एम वी स्क्वायर के वैल्यू निकाल दिया जाए, एम बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर इसको पुट कर दो, कितना बन जाएगा 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम बी स्क्वायर को ऊपर भेजो, आर को नीचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन, इसको थोड़ा और ज्यादा इजी बना दे, 2 4 जा 8, तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इक्वेशन नंबर 2। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो उसका रेडियस क्या होना चाहिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए रिवॉल्व करने के लिए, वो इतना है, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसका, बताइए। दो चार्जेस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन, अब जेड की लिखने की जरूरत नहीं, जेड इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 1 ई स्क्वायर अपॉन आर। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, पहले वाले का जो चार्ज है वो प्लस जेड ई है और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन है इसलिए, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इज स्टोर्ड एनर्जी,
बाउंड करके रखती है, इसलिए नेगेटिव में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, टोटल एनर्जी क्या होगा? यस, टोटल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी को आप यू से दिखाते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितना है? ई स्क्वायर अपॉन, और माइनस इसका कितना है? ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू आर। इसके साथ एलसीएम लेना पड़ेगा 2 का, तो यहां से इसको पूरे को सॉल्व करो तो कितना आएगा? आएगा तो ये क्या है? टोटल जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा है, जो बांध करके रखा हुआ है किसमें? न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इतना बाइंडिंग एनर्जी होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है। रेडियस कितना होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए, और साथ साथ उसका टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए। और टोटल एनर्जी ही बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में रहता है, समझ गए? लेकिन ये जो बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इसी बाइंडिंग एनर्जी की वजह से। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्यों? बाइंड करने के लिए चाहिए, बंधा हुआ है, तो नेगेटिव, इसीलिए अट्रैक्टिव एनर्जी है। साथ ही साथ इसके बेसिस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो रिलीज होना चाहता है, या कहां से हटना चाहता है, वो किससे? न्यूक्लियस से दूर जाना चाहते हैं, तो आर क्या होना चाहिए फिर? बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। अगर तुम चाहते हो कि तुम उस ऑर्बिट में नहीं रहना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? दूर होना पड़ता है। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? कोई इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिट को ही छोड़ के जाना चाहता है, तो उसका क्या चेंज होगा? आर, और ई क्या हो जाएगा फिर? 0। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी मिल जाए ऐसे, तो इफ आर विल बी इंक्रीज, जैसे आपने कहा कि सर अभी तो आर कम है, अगर आर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा कितना? इफ आर इज बिकम टू इन्फानाइट, बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत दूर चले जाए न्यूक्लियस से, तो फिर क्या होगा? ई इज इक्वल टू 0। तो क्या फिर वो बाउंड रहेगा? नहीं, तो वो बाइंड नहीं रहेगा। बाइंड होने के लिए क्या चाहिए? आर कम से कम होना चाहिए। जब वो कोई भी इंसान भी मान लो, या कुछ भी पार्टिकल के बारे में बात मान लो, तो अगर वो पार्टिकल किसी के साथ बाउंड है, तो बाउंड तभी रहेगा जब वो उससे काफी ज्यादा क्लोज है, नजदीक है। और कितना नजदीक? डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ से हमें रेडियस के बारे में भी फॉर्मूला मिल जाता है। रेडियस के साथ साथ इसका एक और फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी का भी। तो यहाँ से वेलोसिटी के टर्म्स में भी इसको निकाल सकते हैं। वेलोसिटी के टर्म्स से अगर हमें बनाना है, तो वी स्क्वायर को यहाँ लेना पड़ेगा, आर को नीचे भेजना पड़ेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 ई स्क्वायर बाई एम इंटू आर। स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास काम आता है वेलोसिटी के लिए भी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट में बदल जाएगा ये, अंडर रूट। ठीक है, ये सारी टर्म्स हमारे पास आने के बाद अब पढ़ते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों हमें स्टडी करना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि हर एक एलिमेंट, जैसे अगर आप कहीं पे ट्यूबलाइट देख रहे हैं या फिर आपने कोई बल्ब देखे हैं, तो वो अलग अलग कलर देते हैं। कभी देखा आपने 0 वाट का बल्ब देखा होगा या कोई और? तो उनके अंदर क्या होती है? नियोन गैसेस होती हैं, जैसे कि नियोन गैस हो गई, आर्गन हो गया, ये जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं उसके अंदर। फिर इसका, और साथ ही साथ आप लोगों ने हैलोजन नाम सुना होगा, ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन कहते हैं। यहां तक कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे अगर आप कभी सोडियम को देखें तो वो व्हाइट होता है, और बाकी कुछ कलर है जैसे कि क्लोरीन होता है, वो ग्रीन कलर देता है। देखा है आपने? जैसे किसी चीज में रस्टिंग लग जाता है, ब्राउन कलर देता है। तो ये सारे हैं क्या? एलिमेंट्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स अपने अलग अलग कलर देते हैं नेचर में। तो
उनके जो कलर आते हैं उसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रा। लेकिन वो कलर वो देते कैसे हैं? जब वो नॉर्मल स्टेट में है तब वो कलर नहीं देते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई एनर्जी उनको मिलती है तो वो एनर्जी मिलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन या वो एटम्स वाइब्रेट करते हैं, और जो वाइब्रेट करते हैं उनके वाइब्रेशन की वजह से रेडिएशंस निकलती हैं, और जो रेडिएशन निकलती हैं तो फिर हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं। तो ऐसे ही जो कलर्स दिखते हैं इसी को बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। एक होता है इमिशन के बेसिस पे, इमिशन। इमिशन जैसे कि हम कहें ड्यू टू एक्साइटेशन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पर है और उसको एनर्जी मिल जाए और एक एनर्जी मिलने के बाद वो एक्साइट हो जाए, हाँ एक्साइटेड हो जाए मतलब कि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो एक्साइटेशन की वजह से क्या होगा? एटम, जो पार्टिकल है वो एक तरह का वेवलेंथ या एक तरह का लाइट या कलर्स क्रिएट करेगा, इमिट करेगा। तो एक्साइटेशन ड्यू टू एक्साइटेशन ड्यू टू एक्साइटेशन of atom, a light of particular wavelength, a light of particular wavelength, a light of particular wavelength, ठीक है, emitted। जैसे आप लोगों ने देखा है कि ब्लू कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, तो ये क्या करते हैं? अलग अलग कलर हैं, तो वहां पर इमिशन ही हो रहा है, इसलिए कलर्स हमें दिखते भी हैं। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की वजह से। अब एब्जॉर्ब क्या हो गया? कोई लाइट कहीं पर पड़ी, उसने वो चीजें एब्जॉर्ब कर ली। जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो तब भी क्या होता है? जिस जगह पर वो लाइट पड़ती है तो वहां पर एक डार्क पार्ट रह जाता है और बाकी जगह पे कलर दिख रहे हैं, तो वो क्या है? एब्जॉर्प्शन है। जैसे अभी तुमने एक नॉर्मल वाटर है, लेकिन नॉर्मल वाटर में कुछ इंक की ड्रॉप डाल दी, तो जहां जहां पे ड्रॉप जाएगा वहां पर क्या होगा? डार्क पार्ट दिखेगा। तो वो क्या है? एब्जॉर्ब कर दिया उसने, वाटर मॉलिक्यूल ने। समझ पा रहे हो एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एब्जॉर्प्शन की जगह में क्या हो जाएगा? डार्क पार्ट रह जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन है कि इफ एटम्स आर एक्साइटेड, फिर लेकिन इस कंडीशन में भी एटम क्या होंगे? एक्साइट ही होंगे। दोनों कंडीशन में एटम एक्साइट ही होंगे। तो इफ एटम्स आर एक्साइटेड, आर if atoms are excited in presence of white light, in presence of white light, excited in presence of white light, it absorbs the same color, it absorbs the same color, same color, and a black line will appear, and a black line will appear। अब तुम एक चीज और देखो, कभी किसी पत्ती को लो और उस पत्ती पे, ठीक है, अगर उसका कलर अभी कैसा है? हरा है, वहां पर एक बैंडेज लगा दो या एक पत्ती को यहां से ढक दो, देखना सनलाइट पूरे पार्ट पे पड़ रहा है, लेकिन इसमें आपने छुपा दिया उसको, या टेप लगा दिया, कुछ कर दिया, हाँ, कुछ दिनों बाद उसको देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डार्क पड़ जाएगा। एक्चुअली में उसने क्या करा? उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया। सारी जगह से एटॉम वहां से एक्साइटेड हुए, एक्साइटेड होने की वजह से क्या हो गया? वहां पर डार्क पार्ट रह गया, तो वो एब्जॉर्प्शन है। कभी तुम लोगों ने टैनिंग हो जाती है, धूप में चले गए, कुछ हो जाता है, काला पड़ जाता है नस बदन, जहां तक कपड़ा नहीं है वहां तक ऐसे रहता है, तो जो डार्क पार्ट पड़ रहा है वहां पर एनर्जी क्या हुई है? एब्जॉर्ब। आप समझे एब्जॉर्प्शन क्यों है? तो एब्जॉर्प्शन में भी एक्साइटेड ही होते हैं एटम भी, लेकिन वहां पर क्या हो गया? इट एब्जॉर्ब द सेम कलर एंड अ ब्लैक लाइन विल अपीयर। ऐसे ही देखने को मिला कि हाइड्रोजन के बारे में और भी तरह के अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं पूरे,
वो है लगभग 118, 118 एलिमेंट्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन उनमें से जो 92 हैं वो काफी अलग अलग तरह के कलर्स रखते हैं। हर एटम का अपना एक अलग कलर होता है, समझ पा रहे हो? तो जब इसमें इस तरह का एक्सपेरिमेंट करा गया, देखा गया, तो उसको करा था बामर ने, एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, जिसको फिर हम आगे पढ़ेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा दिखता है कैसे। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह से दिखता है कि उसने क्या करा, हाइड्रोजन के लिए अलग अलग तरह की लाइट उसमें, व्हाइट लाइट उसमें पास करी। तो जब व्हाइट लाइट पास करी डिफरेंट वेवलेंथ की, तो यहां पर कुछ बड़ी पट्टियां दिखी, यहां पर कुछ और पतली पट्टियां दिखी डिस्टेंस पे, और फिर यहाँ पे कुछ और नजदीक कुछ अलग पट्टियां दिखी, फिर और ज्यादा धीरे धीरे क्लोज क्लोज पट्टियां दिखती रही ऐसे। जो सबसे बड़ी वेवलेंथ पे जितना जो पट्टी दिखी, डार्क लाइन दिखी, एब्जॉर्प्शन को ही हमें स्टडी करना है, उसको बोला गया एच एल्फा, हाइड्रोजन का पहले लाइन। और जो एच एल्फा मिला तो वो क्या है, 659.3 नैनोमीटर पे दिखा, इतने नैनोमीटर का। हमारा जो विजुअल रेंज होता है वो होता है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के अंदर, विजुअल रेंज जहां तक हमें दिखता है। सारे जो कलर है विवग्योर के, वो इस रेंज के अंदर अंदर होते हैं, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। बाकी कोई कलर नहीं दिखते हमें, एक्स रेज नहीं दिखती हैं, गामा रेज नहीं दिखती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं दिखती हैं, लेकिन सारे जो ये कलर होते हैं इनको विजिबल रेंज कहते हैं, विजिबल। तो इसमें कुछ इतने नैनोमीटर पे एच अल्फा की लाइन दिखी। एच अल्फा बोल दिया, अल्फा क्यों बोल दिया, पहला वर्ड, पहला लाइन लिखने के लिए। और किसने कराई, बामर। और बामर बिल्कुल एक ऐसे ही फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स टीचर थे स्कूल के, अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, तो वहां पर उनको देखने को मिला एच अल्फा लाइन। एच अल्फा लाइन के साथ साथ एच बीटा, और एच बीटा क्या है, धीरे धीरे वेवलेंथ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे उनको डिफरेंट तरह की लाइनें दिखी। तो ये दिखी 486.1। ये क्यों हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाइट लाइट। एच अल्फा के बाद एच गामा, एच गामा लाइन, एच गामा लाइन 434.1। एच गामा के बाद एच डेल्टा, एच डेल्टा, और एच डेल्टा 434.1, 410 इसमें। बाकी बहुत सारी लाइनें दिखी डिफरेंट डिफरेंट कलर की, जहां पे डार्क दिखा। तो आप कह सकते हो कि अगर हम सोडियम के बारे में बात करें या पोटेशियम के बारे में बात करें, तो उन पे भी क्या है, जहां जहां पर इस वेवलेंथ की लाइटें जब वहां पे पड़ेंगी तो वहां पर डार्क पार्ट दिखेगा। ये कैसे हुआ होगा, तो इसको समझाने के लिए फिर उन्होंने एक लॉ दिया, जिसको एक फॉर्मूला कहते हैं, कि अलग अलग डिफरेंट एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जब लाइट इस तरह से एब्जॉर्ब करती है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये, या इसको आप कह सकते हो ni स्क्वायर और nf स्क्वायर। जब एक स्टेट से, एक एनर्जी स्टेट से, को आप कह सकते हैं ऐसा, ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्बिट है, इसको बोलेंगे n1, इसको क्या बोलेंगे n2। एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, तब हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट कलर के वेवलेंथ मिलेंगी, डिफरेंट तरह की पट्टियां मिलेंगी। इसी को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। समझ पा रहे हो थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पर लेवल को थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना है कि इसके बेसिस पे क्या है, एक फॉर्मूला है लैम्डा, यहाँ पर क्या है वेवलेंथ, आर को बोलते हैं रिडवर्क कांस्टेंट, रिडवर्क कांस्टेंट। एन आई और एन एफ इनिशियल और फाइनल स्टेट है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टडी करेंगे आगे। ओके।